Assalamu alaikum and what's up guys, hope so you all are in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with your friends and fellows. So starting with our next topic in our digestive system, that is the mid gut. ठीक है, फोर गट के हम देख चुके हैं डेवलपमेंट, अब हम मिड गट की देखेंगे. ठीक है, मिड गट किस रीजन को कहते हैं? आपके जो ड्यूडेनम के लोअर पार्ट से शुरू होता है ये रीजन, ठीक है, और ट्रांसवर्स को लॉन्ग प्रॉक्सिमल 2/3 तक जो रीजन होता है दैट इज़ द मिड गट. ठीक है, अब इसमें आपको जो सप्लाई आ रही होती है दैट इज़ फ्रॉम सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी. ठीक है, और मिड गट बेसिकली कनेक्टेड होती है थ्रू द योक सैक. अगर मैं आपको बताऊँ, ये है आपकी गट, प्रिमिटिव गट. ठीक है, दिस इज़ योर फोर गट, दिस इज़ योर मिड गट एंड दिस इज़ योर हाइंड गट. ठीक है, तो आपकी जो मिड गट है दैट इज़ कनेक्टेड टू द योक सैक. ये आपकी योक सैक है थ्रू अ stalk or a duct that is called the vitelline duct or the yolk stalk. ठीक है, इसे हम कहेंगे ये vitelline duct है या yolk stalk है. ठीक है, अब आगे वो कह रहे हैं कि मिडगट जो है वो 5th वीक में उसकी रैपिड एलोंगेशन शुरू होती है, जिसकी वजह से हमारे पास एक यू शेप्ड मिडगट लूप या जिसे आप इंटेस्टिनल लूप भी कहते हैं वो बनता है. ठीक है, 5th वीक में ये मिडगट इंटेस्टिनल लूप या मिडगट लूप बनता है और ये यू शेप्ड होता है. रैपिडली एलोंगेशन जब होती है प्रिमिटिव गट की, ठीक है, सॉरी मिडगट की जब रैपिड एलोंगेशन होती है तो उसकी वजह से हमारे पास एक यू शेप लूप या जिसे आप इंटेस्टिनल लूप कहते हैं वो बनता है. ठीक है, अब इस लूप के हमारे पास क्रेनियल लिम्स होते हैं, एपेक्स होता है और कॉर्डल लिम्ब होता है. ठीक है, अर्ली 6th वीक में क्या होता है कि हमारे पास ये जो लूप है ना, ये आपकी अगर ये है अम्बलाइकस ऑफ योर एम्ब्रियो. ठीक है, अब होगा क्या कि ये आपका एम्ब्रियो है, ये उसकी अम्बलाइकस है. अर्ली 6th वीक में इस अम्बलाइकस से आपके जो इंटेस्टिनल लूप्स है वो हर्निएट होकर बाहर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम में आ जाएंगे. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी फीटस की जो एब्डोमिनल कैविटी होती है ना, वहाँ पे लिवर जो है वो इनलार्ज हो रहा होता है. ठीक है, और जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें जगह नहीं होती. ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो इंटेस्टिनल लूप्स हैं उनको हर्निएट होकर बाहर आना पड़ता है इनटू द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम. इस हर्निएशन को हम कहते हैं कि दिस इज़ द फिजियोलॉजिकल अम्बलाइकल हर्निएशन. ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो लूप बाहर आया है ना, इंटेस्टिनल लूप, इसने वापस भी एब्डोमिनल कैविटी में रिटर्न करना होता है. ठीक है, आफ्टर द स्पेस इज जनरेटेड विद इन द एब्डोमिनल कैविटी, ये वापस जो है अंदर चला जाएगा एब्डोमिनल कैविटी में. ठीक है, अब ये किस तरह से रिटर्न करेगा बैक इनटू द एब्डोमिनल कैविटी? बाय अ काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से ये वापस एब्डोमिनल कैविटी में जाएगा. अब होता क्या है, लेट्स सपोज दिस इज़ योर मिड गट आर्टरी. ठीक है, इसके एक्सिस है ये वाला, इसके एक्सिस के अलोंग क्या होगा कि हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, जिसकी वजह से हमारी जो मिडगट लूप है वो वापस इनटू द एब्डोमिनल कैविटी चली जाएगी फ्रॉम द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम. ये होती है आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन. रोटेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज वो इस डायरेक्शन में होती है. ठीक है, अब आपको पता है दिस इज़ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. ठीक है, और ये है आपका ट्रांसवर्स एक्सिस. अब रोटेशन होगी, टोटल रोटेशन कितनी होगी इस केस में? 270 डिग्रीज़. यहाँ से लेके यहाँ तक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मेक्स 90. फिर नेक्स्ट इज़ अगेन 90 + 90 गेट्स 180. ठीक है, यहाँ से फिर होगी, सो अब यहाँ पे जब पहुँचेगी तो 270 तक यहाँ तक हो जाएगी रोटेशन. ठीक है, तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यूँ हो रही थी ना, दिस इज़ बेसिकली अराउंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मिडगट आर्टरी. ठीक है, और इस एक्सिस के अलोंग जब रोटेशन होगी तो हमारे पास वापस जो है वो लूप आपकी एब्डोमिनल कैविटी में एंटर कर जाएगा. अब हमने देखा था जो हमारे पास लूप्स हैं उसके 3 पार्ट्स हैं. एक है क्रेनियल लिम्ब, देन इज़ द एपेक्स एंड फाइनली इज़ द कॉर्डल लिम्ब. जो क्रेनियल लिम्ब होता है वो हमारे पास जब ग्रो करेगा और फिर कॉइल करेगा तो एंड पे हमारे पास बना देगा जेजनम. इसके अलावा इलियम का अपर पार्ट. ठीक है, जो एपेक्स होगी वो हमारे पास बनाती है जो हमने देखा था ना, मिडगट इज़ कनेक्टेड टू द योक सैक. यहाँ पे अगर मिडगट है तो ये योक सैक से ये जो विटेलाइन डक्ट या जैसे हमने योक स्टॉक कहा था, इसको हम एक और नाम देते हैं ओम्फेलो एंटेरिक डक्ट. इसके ज़रिए ये कनेक्टेड होती है मिडगट विद द योक सैक. तो ये हमारे पास बेसिकली एपेक्स जो है आपकी लिम्ब का मिडगट लूप का जो एपेक्स है उसके ज़रिए ये
अटैच्ड होती है टू द योक सैक, ठीक है। मिडगट के एपेक्स के ज़रिए योक सैक के साथ अटैच होती है। उसके बाद जो हमारे पास मिडगट का हमारे पास जो कॉर्डल लिम्ब होता है वो डेवलप करता है इलियम का लोअर पार्ट। अपर पार्ट ऑफ इलियम हमने देखा था फ्रॉम क्रेनियल लिम्ब डेवलप करा था, ये हमारे पास इलियम का लोअर पार्ट डेवलप करेगा, ठीक है। कॉर्डल लिम्ब हमारे पास इलियम का लोअर पार्ट बनाएगा। इसके अलावा सीकल डायवर्टिकुलम या स्वेलिंग बनाएगा। इसके अलावा सेंडिंग कोलॉन बनाएगा और हमारे पास जो ट्रांसवर्स कोलॉन का प्रॉक्सिमल 2/3 था वो बनाएगा, ठीक है। अब ये जो सीकल डायवर्टिकुलम या स्वेलिंग है ये हमारे पास सीकम और अपेंडिक्स बनाती है बाद में, ठीक है। अब हम इसके क्लिनिकल कोरिलेट्स देखते हैं। तो पहला जो क्लिनिकल है दैट इज़ ओम्फेलोसील, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब आपकी वेंट्रल बॉडी वॉल में कोई डिफेक्ट आते हैं ना तो होता क्या है, आपके जो इंटेस्टाइनल सारी जो इंटेस्टाइन्स है ना वो हर्निएट, इंटेस्टाइन्स भी हो सकती हैं, लिवर भी हो सकता है, स्टमक भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली इंटेस्टाइन्स जो हैं वो हर्निएट करेंगी थ्रू द अम्बलाइकस, ठीक है। यानी अम्बलाइकस में हर्निएट करके वो आ जाएंगी, ठीक है। ड्यू टू एनी वेंट्रल बॉडी वॉल डिफेक्ट क्या होगा कि आपकी जो इंटेस्टाइन्स है वो हर्निएट करके कहाँ आ जाएंगी, इनटू द अम्बलाइकस। लिवर और स्टमक भी हर्निएट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आपकी इंटेस्टाइन्स है वो ही हर्निएट करके अम्बलाइकस में आती है। इसको हम कहते हैं दिस इज़ ओम्फेलोसील, ठीक है। एक तो इस वजह से ओम्फेलोसील हो सकता है। दूसरा, अगर आपकी जो फिजियोलॉजिकल हर्निएटेड लूप जो आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम में आ गई थी, ठीक है, अगर वो आपके बॉडी के बाहर ही रह जाए, ठीक है, दोबारा रिटर्न ना करें इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, तो उस वजह से भी हमारे पास ओम्फेलोसील हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ गैस्ट्रोस्चाइसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये तब होता है जब आपकी जो वेंट्रल एब्डोमिनल वॉल है ना उसमें कोई डिफेक्ट हो, वेंट्रल एब्डोमिनल वॉल में कोई डिफेक्ट हो तो फिर गैस्ट्रोस्चाइसिस होता है, ठीक है। और इसकी वजह से आपकी जो एब्डोमिनल कंटेंट्स हैं वो प्रोट्रूड करेंगे थ्रू द एब्डोमिनल वॉल इनटू द एमनियोटिक कैविटी, ठीक है। और ये यूजुअली आपको जो है अम्बिलिकल कॉर्ड के लैटरली नज़र आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द इलियल या मैकल्स डायवर्टिकुलम। इसमें क्या होता है हमारे पास कि आपकी जो प्रॉक्सिमल पार्ट है विटेलाइन डक्ट का वो परसिस्ट कर जाता है या वो ऑब्लिटरेट नहीं करता, ठीक है। तो उसके वजह से हमारे पास जो डायवर्टिकुलम बनता है दैट इज़ द इलियल या मैकल्स डायवर्टिकुलम। इलियल डायवर्टिकुलम हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो प्रॉक्सिमल पार्ट है या आप कह सकते हैं जो विटेलाइन डक्ट का या हमारे पास योक स्टॉक का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, जब वो ऑब्लिटरेट नहीं करेगा ना तो वो बेसिकली आपकी इलियम की आउट पाउचिंग करा देगा, ठीक है। तो जब इलियम की आउट पाउचिंग करा देगा इसलिए हम इसे कहते हैं दिस इज़ ऑल्सो नोन एज इलियल डायवर्टिकुलम, ठीक है। अब इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, इससे हमारे पास कॉज होता है अल्सरेशन या ब्लीडिंग, ठीक है। मैकल्स डायवर्टिकुलम से अल्टीमेटली हमारे पास अल्सरेशन हो सकती है या ब्लीडिंग होती है, ठीक है। अब हमारे पास जो मैकल्स डायवर्टिकुलम है ये आपकी अम्बलाइकस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये है आपकी मैकल्स डायवर्टिकुलम यानी आपकी विटेलाइन जो डक्ट है उसका प्रॉक्सिमल पार्ट, ठीक है। हमने देखा था, हमने उससे अगर कहा था अगर वो परसिस्ट कर जाता है तो उसे मैकल्स डायवर्टिकुलम कहते हैं। तो ये जो विटेलाइन डक्ट है, ठीक है, अगर ये आपकी अम्बलाइकस के साथ जो है वो कनेक्टेड हो तो जो कनेक्शंस अब हम वो देखते हैं यानी जिस फॉर्म में ये परसिस्ट करती है एबनॉर्मल कंडीशंस, ठीक है। अब हम वो 3 कंडीशंस देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे मैकल्स डायवर्टिकुलम मैंने लेबल किया हुआ है, दिस इज़ मैकल्स डायवर्टिकुलम जो यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। इसी तरह ये आपकी अम्बलाइकस से जो पार्ट निकल रहा है, ठीक है, दिस इज़ द अम्बलाइकस। अब हम देखते हैं जब हमारे पास पहली कंडीशन वो कह रहे हैं विटेलाइन फिस्टुला के केस में हमारे पास क्या होता है, ये बेसिकली हमारे पास एक डक्ट है, पेटेंट डक्ट की फॉर्म में हमारे पास प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ विटेलाइन डक्ट आपकी अम्बलाइकस के साथ कनेक्टेड होता है, उसे हम कहते हैं दिस इज़ विटेलाइन फिस्टुला, ठीक है। इस तरह से भी विटेलाइन फिस्टुला के फॉर्म में आपकी जो प्रॉक्सिमल पार्ट है इस विटेलाइन डक्ट का प्रॉक्सिमल पार्ट इज़ कनेक्टेड टू दिस अम्बलाइकस, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अगर विटेलाइन लिगामेंट जो कि बेसिकली क्या है, एक फाइब्रस कॉर्ड है, उसकी फॉर्म में ये फाइब्रस कॉर्ड आप देख सकते हैं वाइट कलर में जो नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, दिस वन। इस फॉर्म में अगर आपकी विटेलाइन डक्ट का प्रॉक्सिमल पार्ट यानी मैकल्स डायवर्टिकुलम कनेक्टेड होगा इस अम्बलाइकस से तो उसे हम क्या कह देंगे कि ये विटेलाइन लिगामेंट है। तो सेकेंडली अगर थर्डली हमारे पास विटेलाइन सिस्ट की कंडीशन होती है यानी एक सिस्ट पैर हो गया है यहाँ पे, ठीक है, जो कनेक्ट कर रहा है आपके विटेलाइन डक्ट के प्रॉक्सिमल पार्ट को अम्बलाइकस के साथ यानी मैकल्स डायवर्टिकुलम को अम्बलाइकस के साथ ये सिस्ट कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो आई होप आपको ये कंडीशन समझ आ गई। नेक्स्ट स्नोसिस या एट्रेशिया। स्नोसिस या एट्रेशिया में क्या होता है कि जब
ये बेसिकली ना आपकी इंटेस्टाइन्स पे के ऊपर आपको कहीं पे भी नज़र आ सकती है स्टेनोसिस या एट्रेशिया। अब इसमें होगा ये कि जो रिकैनालाइजेशन का प्रोसेस है वो नहीं हो पाता, ठीक है। इंटेस्टाइन में रिकैनालाइजेशन नहीं हो पाती, ठीक है, या आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो कहीं पे इंटरप्ट हो जाए अगर इंटेस्टाइन्स में, तो उसकी वजह से हमारे पास स्टेनोसिस या एट्रेशिया होता है, ठीक है। इंटेस्टाइन की डुप्लीकेशन क्या है कि अगर हमारे पास गट ट्यूब के अलोंग किसी भी एबनॉर्मल रिकैनालाइजेशन हो, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास इंटेस्टाइन्स डुप्लीकेट कर जाती हैं, ठीक है। एबनॉर्मल रिकलाइजेशन जो है अगर आपके गट ट्यूब के अलॉन्ग हो जाए तो उसकी वजह से इंटेस्टाइन्स डुप्लीकेट करती हैं, ठीक है। जो डुप्लीकेटेड सेगमेंट है ये आपको बेसिकली मेसेंटेरिक बॉर्डर ऑफ इंटेस्टाइन पे नज़र आएगा, ठीक है। अब नॉन रोटेशन या मैल रोटेशन जो है मिडगट की, इसमें क्या होता है कि आपकी जो मिडगट है वो इनकम्प्लीटली रोटेट करती है, ठीक है। यानी जो आपका इंटेस्टिनल लूप है वो इनकम्प्लीटली जब रोटेट करेगी तो उसकी वजह से हमारे पास नॉन रोटेशन या मैल रोटेशन होगी मिडगट की, ठीक है। अब इसकी वजह से जब ये इनकम्प्लीटली रोटेट करेगी तो बेसिकली हमारे पास ना वॉल्वुलस बनेगा, यानी इंटेस्टाइन की ट्विस्टिंग होगी, ठीक है। वॉल्वुलस कहते हैं इंटेस्टाइन की ट्विस्टिंग होगी, उसे हम वॉल्वुलस कहेंगे। इसके अलावा हमारे पास ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है। इन केसेस में क्या होगा कि आपकी इंटेस्टाइन जो है वो आपके लेफ़्ट साइड पे लाई करेगी, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन आपके लेफ़्ट साइड पे लाई करेगी और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो राइट साइड पे लाई करेगी। लेकिन नॉर्मली हमें पता है लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो राइट साइड पे होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन आपके लेफ़्ट साइड पे होती है। लेकिन जब ये नॉन रोटेशन या मैल रोटेशन होगी मिडगट की तो क्या होगा, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो लेफ़्ट साइड पर आ जाएगी और स्मॉल इंटेस्टाइन राइट साइड पर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट इज़ रिवर्स रोटेशन। रिवर्स रोटेशन में क्या होगा कि जब आपके इंटेस्टिनल लूप्स क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट करेंगे ना, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन नहीं करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो उसको हम कहेंगे दिस इज़ रिवर्स रोटेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ड्यूडेनम जो है आपकी मिडगट आर्टरी के एंटीरियरली लाई करेगी, ठीक है। मिडगट आर्टरी के एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन हो रही थी ना, तो ड्यूडेनम जो है वो एंटीरियरली लाई करेगी मिडगट आर्टरी के अलॉन्ग, ठीक है। नॉर्मली वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसी तरह ट्रांसवर्स कोलॉन जो है वो पोस्टीरियरली लाई करेगी अलॉन्ग द मिडगट आर्टरी और ये नॉर्मली एंटीरियरली प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लिनिकल कंडीशन समझ आ गई है। नेक्स्ट इज सब हेपेटिक सीकम एंड अपेंडिक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो सीकम है वो अटैच होती है टू द इंफीरियर सरफेस ऑफ लिवर, ठीक है। जब ये एब्डोमेन में रिटर्न करेगी तो उस वक्त क्या होगा कि सीकम जो है वो इंफीरियर सरफेस ऑफ लिवर पे अटैच कर जाएगी आखिर। नॉर्मली इसको करना चाहिए कि ये माइग्रेट करे टूवर्ड्स द राइट इलियक फोसा। अगर ये राइट इलियक फोसा की तरफ नीचे नहीं माइग्रेट करेगी और ये इंफीरियर सरफेस ऑफ लिवर पे आके जो अटैच करेगी तो हम कहेंगे दिस टाइप ऑफ सीकम इज़ द सब हेपेटिक सीकम, और अपेंडिक्स भी के केस में दिस वुड बी सब हेपेटिक अपेंडिक्स, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है, ठीक है। आगे है हमारे पास व्हाट इज़ मोबाइल सीकम, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास असेंडिंग कोलॉन जो है आपके पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ फिक्स्ड होती है, ठीक है। अगर हमारे पास पार्शियल या इनकम्प्लीट फिक्सेशन हो जाए, ठीक है, और हमारे पास जो मीज़ोकोलॉन है उसका कुछ पोर्शन परसिस्ट कर जाए जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि मोबाइल सीकम जो है वो बनेगी, ठीक है। और मोबाइल सीकम के बनने की वजह से क्या होगा कि आपकी सीकम जो है उसमें आपको ट्विस्टिंग्स नज़र आएंगी, यानी वॉल्वुलस होगी वो, ठीक है। इसके अलावा रेट्रोसीकल हर्निया भी हो सकता है मोबाइल सीकम की वजह से। तो आई होप आपको मोबाइल सीकम की कंडीशन समझ आ गई है। तो यहाँ पे हमारे पास मिडगट जो है वो कंप्लीट हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।